अगर हजारों संस्कृतियों को सजाकर एक लड़ी में पिरोकर देखो तो दुनिया गुलदस्ता नजर आती है। वहीं नजर जब खामियां ढूंढने पर आमादा हो जाती है तो दुनिया के रंग उसे चुभने लगते हैं। यानी सारा खेल नजरिए का है। नजरिए ने ही खेल बिगाड़े हैं और नजरिया ही बिगड़ी बनाएगा। इसी नजरिए के साथ स्वागत है आप सभी का सारा जहां में। मैं हूं प्रीति और सारा जहां में आज देखिए, मालदीव में गहराया राजनीतिक संकट, आपातकाल की घोषणा, माले में राष्ट्रपति यामीन के खिलाफ प्रदर्शन, बिगड़ते हालात पर राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत। रूस में अगले 6 साल भी पुतिन राज की संभावना, मार्च में होने वाले चुनाव के लिए भरा नामांकन, कमजोर विपक्ष के चलते ना के बराबर चुनौती। सीरिया में फिर तबाही का मंजर, अमेरिका, रूस और तुर्की सेनाओं की बमबारी में 200 से ज्यादा आम लोगों की मौत। हिंद महासागर के करीब बसा सुंदर द्वीपों का देश मालदीव इन दिनों सत्ता को लेकर संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रपति मोहम्मद यामीन ने देश में 15 दिनों के लिए आपातकाल लगाया तो लोगों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। यह भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति यामीन चीन के कहने पर चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने राजनीतिक संकट को लेकर चिंता जताई है। मालदीव की अहम सामरिक स्थिति से इस गतिरोध को लेकर दक्षिण एशिया के तमाम देश चिंतित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर मालदीव के हालात को लेकर चर्चा भी की। खूबसूरती के लिए पर्यटकों में बेहद मशहूर छोटा सा देश मालदीव अपनी राजनीतिक उठापटक के लिए दुनिया के कई देशों की चर्चा के केंद्र में आ गया है। मालदीव के इतिहास में 5 फरवरी को आपातकाल का काला अध्याय जुड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 फरवरी को पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के अलावा 9 विपक्षी नेताओं पर चले मुकदमों को असंवैधानिक बताया और उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही उन 12 सांसदों को भी राहत दी जिन्हें राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने अपनी पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को ये बात नागवार गुजरी और कोर्ट का आदेश मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद 3 फरवरी को संसद भंग कर दी और सेना ने संसद पर कब्जा कर लिया। बढ़ते तनाव को देखते हुए 5 फरवरी को 15 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। इतना ही नहीं, 2 जजों के अलावा अपने भाई और देश में सबसे लंबे वक्त तक सत्ता में रहने वाले पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल गयूम को भी गिरफ्तार कर लिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार सवाल उठाने वाली आवाजों को दबा रही है। आपातकाल की घोषणा के बाद लोगों ने राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया। अब निर्वासित जीवन बिता रहे मालदीव के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने मौजूदा राष्ट्रपति यामीन की घोषणा को तानाशाही बताया और इस संकट के जल्द समाधान के लिए भारत से मदद करने की गुहार लगाई है। मालदीव सरकार के इस कदम की भारत समेत कई देशों ने निंदा की है। अमेरिका ने भी मालदीव में इमरजेंसी लगाए जाने की आलोचना की है। मालदीव में जारी सियासी संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई। भारत और दक्षिण एशिया के दूसरे देश भी मालदीव में जारी राजनीतिक गतिरोध से चिंतित हैं। मालदीव संकट का असर सिर्फ मालदीव ही नहीं बल्कि बाकी देशों पर भी पड़ेगा। मालदीव हिंद महासागर में सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। ये हमारे देश के लक्षद्वीप समूह से महज 700 किलोमीटर दूर है। मालदीव एक ऐसे महत्वपूर्ण जहाज मार्ग से सटा हुआ है जिससे होकर चीन, जापान और भारत जैसे कई देशों को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। समुद्री मार्ग पर स्थित मालदीव के सहारे चीन अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है।
पाकिस्तान के बाद चीन मालदीव में अपना सैन्य बेस बनाना चाहता है। मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को चीन का करीबी माना जाता है। यामीन ने अपने दूत सऊदी अरब, चीन और पाकिस्तान भेजने का फैसला करके भी ये साफ कर दिया कि उनके दोस्त देश कौन हैं। मालदीव पाकिस्तान के बाद दक्षिण एशिया में चीन के साथ मुक्त व्यापार करने वाला दूसरा देश है। जब चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में दुनिया में नए सिरे से आशंकाएं खड़ी होनी शुरू हुई और यहाँ तक कि कभी चीन के समर्थक रहे देश उसका पुनर्मूल्यांकन करने की बात कह रहे थे, तब भी यामीन ने चीन का पक्ष लिया। आपातकाल के बाद चीन ने एक तरह की धमकी भी दी कि कोई भी देश मालदीव के मामले में दखल न दे। हालांकि अब चीन ने अपने सुर बदले हैं। 我们支持马政府同马有关各方通过对话协商解决分歧，维护好国家的独立、主权和正当权益。国际社会应在尊重马方意愿的基础上，为促进马稳定和发展发挥建设性作用。 मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी है। 4 लाख की आबादी वाले मालदीव में 2017 में 12 लाख पर्यटक आए। हालिया संकट के बाद भारत समेत अनेक यूरोपीय देशों ने अपने अपने नागरिकों को मालदीव से दूर रहने की सलाह दी है। दिलचस्प बात यह है कि यात्रा संबंधी ऐसा सुझाव जारी करने वालों में चीन भी शामिल है। 春节假期是中国公民赴马尔代夫旅游的高峰。 但是，鉴于当地的安全形势，我们建议正在马尔代夫的中国游客密切关注安全形势，加强安全防范。 मालदीव में मोमून अब्दुल कयूम ने 30 साल तक विपक्ष की गैर मौजूदगी में शासन किया, लेकिन 2008 में जब देश में नया संविधान बना तो लोगों में उम्मीद जगी कि लोकतंत्र यहाँ अब फले फूलेगा। लेकिन करीब 10 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ प्रजातंत्र अपनी जड़ें नहीं जमा पाया है। सारा जहां के लिए प्रीति सिंह, राज्यसभा टीवी। पिछले साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इजराइल गए और फिलिस्तीन नहीं गए, तो फिलिस्तीन पर भारत की पुरानी नीतियों की एक तरह से आलोचना शुरू हो गई। लेकिन इस बीच कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिनमें भारत ने फिलिस्तीन से अपने रिश्तों की गहराई की तस्दीक की। इस कड़ी में अब हम एक और कदम बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के बाद अब फिलिस्तीन जाने वाले भी पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनका ये दौरा कई मायनों में अहम है, खासकर इजराइल से बढ़ते संबंधों के बीच उठ रहे सवालों के लिहाज से। पाकिस्तान की रावलपिंडी में आयोजित इस रैली में जमात-उद-दावा के प्रमुख आतंकी हाफिज सईद के साथ फिलिस्तीन के राजदूत वलीद अबू अली की मौजूदगी ने भारत में चिंता और गुस्सा दोनों बढ़ा दिया था। लेकिन भारत ने जब कड़ी आपत्ति जताई तो फिलिस्तीन ने तुरंत न सिर्फ गहरा खेद जताया बल्कि कड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में अपने राजदूत वालिद अबू अली को वापस बुलाने का फैसला किया। दरअसल ये फिलिस्तीन की ओर से भारत के लिए सम्मान और गहरे रिश्तों की बानगी का नमूना भर था। फिलिस्तीन और इजराइल के संबंध जग जाहिर हैं। दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष को दशकों बीत चुके हैं, लेकिन भारत ने दोनों देशों के साथ अपने संबंधों को बड़ी ही कुशलता से संतुलित रखा है। बीते साल जुलाई में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए, तब उन्होंने फिलिस्तीन नहीं जाने का फैसला किया। इसे लेकर फिलिस्तीन में नाराजगी भी देखी गई, लेकिन भारत ने बेहद सधे अंदाज में अपने रिश्तों को बिगड़ने नहीं दिया। दरअसल प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते थे कि इजराइल यात्रा को फिलिस्तीन से जोड़कर देखा जाए। जहां हमको इजराइल के साथ रिलेशनशिप, बायलैटरल रिलेशंस के लिए, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन के लिए इंडिया में ज़रूरी है, उसी के साथ साथ हमने अपनी विदेश नीति में जिस तरह से हम विश्व को देखते हैं, उसमें हमने अपने प्रिंसिपल सिद्धांतों को नहीं छोड़ा है। सिद्धांत ये है कि पैलेस्टीनियंस की जेन्युइन एस्पिरेशन है, उनको अपना एक अलग देश मिलना चाहिए, और उस स्टैंड की हम जो है हमेशा सपोर्ट करते रहे और आज भी सपोर्ट करते हैं। बीते साल के आखिर में भारत ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी बनाने के अमेरिकी प्रस्ताव के खिलाफ वोट देकर फिलिस्तीनी संप्रभुता को अपना खुला समर्थन दोहरा दिया। लेकिन इससे एक बारगी ये लगने लगा कि कहीं भारत इजराइल संबंधों पर इसका असर न पड़े।
लेकिन जनवरी में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गर्मजोशी से भरा भारत दौरा शंकाओं के तमाम बादलों को छांट गया। नेतन्याहू ने भारत के साथ अपने अच्छे रिश्तों को बनाए रखने का संकेत ये कहकर दिया कि संयुक्त राष्ट्र में एक वोट से हमारे रिश्तों पर फर्क नहीं पड़ता। संयुक्त राष्ट्र में एक अलग देश के तौर पर भारत हमेशा फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज उठाता रहा है और ये आवाज आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी से लेकर अब तक एक ही रही। 1947 में हमने ही फिलिस्तीन के विभाजन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में वोट दिया था। वहीं फिलिस्तीन ने भी भारत को हमारी संप्रभुता, खासकर कश्मीर मसले पर अपनी नीयत पर कभी शक करने का मौका नहीं दिया। पाकिस्तान की आतंकी हरकतों पर फिलिस्तीन की ओर से हमेशा कड़ा रुख देखने को मिला है। फिलिस्तीन मसले पर भारत की सहानुभूति और फिलिस्तीनी लोगों के साथ हमारी मित्रता हर कसौटी पर खरी उतरी है और हमारी विदेश नीति का अभिन्न हिस्सा भी। इस बीच फिलिस्तीन का भूगोल सिमटता रहा, लेकिन भारत की ओर से न सिर्फ सहानुभूति और समर्थन बरकरार रहा, बल्कि भारत ने इसका पुरजोर विरोध भी किया। दोनों पक्षों के बीच राजनयिक यात्राओं का दौर भी चलता रहा। ये एक प्रिंसिपल सपोर्ट है कि भारत चाहता है कि उसका विश्वास जो है दो नेशन थ्योरी पे है कि पैलेस्टाइन और इज़राइल दोनों साथ साथ रहें, और वो ये भी चाहता है कि ये सारा मसला जो है बातचीत के माध्यम से हल हो। वो आतंकवाद या मिलिटेंसी उसके भी खिलाफ है। ये यात्रा न सिर्फ भारत और फिलिस्तीन के बीच संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएगी, बल्कि ये भारत की बिना किसी देश से प्रभावित हुए वैश्विक कूटनीति का बड़ा सूचक भी साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब रुख रूस का, जहां 18 मार्च को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस बार भी पुतिन के जीतने की संभावनाएं मजबूत हैं। इस बार के चुनाव में उनके लिए जीत की राह बेहद आसान मानी जा रही है। यानी 2024 तक रूस की सत्ता पर काबिज रहने का मौका उन्हें ही मिलेगा, किसी को शक नहीं है। लेकिन पुतिन पर लोकतंत्र को कमजोर करने और अपने विरोधियों की आवाज दबाने के आरोपों का सामना भी करना पड़ रहा है। साल 2000 से ही कभी राष्ट्रपति तो कभी प्रधानमंत्री के रूप में रूस की सत्ता पर काबिज व्लादिमीर पुतिन इस बार भी चुनावी मैदान में अपना दावा ठोक चुके हैं। उन्होंने चुनाव के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अगर वो अगले 18 मार्च में होने वाला चुनाव जीत जाते हैं तो उनका कार्यकाल 2024 तक बढ़ जाएगा। Действительно, лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस ऐलान से किसी को भी अचरज नहीं हुआ, न ही किसी को इस बारे में कोई शक है कि जीत भी उनकी ही होगी। पिछले 17 साल से वो रूस में एक छत्र राज कर रहे हैं और अपने सभी प्रतिद्वंदियों और आलोचकों को पूरी तरह से पछाड़ रहे हैं। नामांकन दाखिल करते वक्त व्लादिमीर पुतिन खुद मौजूद नहीं थे। पुतिन की चुनाव से जुड़ी टीम ने उनकी जगह नामांकन का प्रमाण पत्र हासिल किया। रूस में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कई अहम चेहरे पद की दावेदारी करेंगे। अब तक लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता व्लादिमीर जिरिनोव्स्की और कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से पावेल ग्रुदिनिन भी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इसके अलावा टीवी प्रस्तुतकर्ता सेनिया सोबचक, उद्योगपति सर्गेई पोलोंस्की, गायक और पत्रकार एकातेरिना गार्डन भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। पुतिन के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले भी साफ साफ स्वीकार करते हैं कि पुतिन को हराना लगभग नामुमकिन है। I'm running for presidency, being fully aware that on the March 18th my chances to win are very slim. But my major aim is to provide the Russian dissidents with a voice that may help us to prepare to 2024. In 2024, Russia will face a crucial point in its history, a choice between large-scale democratization and the restoration of a lifelong perpetual rule. वहीं पुतिन के आलोचक मानते हैं कि पुतिन के राज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। पुतिन पर यह भी आरोप लगते हैं कि क्रीमिया को गैर कानूनी तरीके से अलग किए जाने के उनके कदम से रूस को अंतर्राष्ट्रीय जगत में आलोचना का शिकार होना पड़ा है।
साथ ही आलोचक ये भी कहते हैं कि उनके कार्यकाल में विपक्षी आवाजें देश में कमजोर हुई हैं। पुतिन का जमकर विरोध करने वालों में बड़ा नाम विपक्षी नेता अलेस्की नवलनी का है, जो युवाओं में बेहद लोकप्रिय भी हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने विपक्षी नेता एलेक्सेई नवलनी को राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होने से रोक दिया है। नवलनी ने इसे राष्ट्रपति पुतिन के विरोधियों को दबाने की कोशिश बताया है। नवलनी की अपील पर पुतिन विरोधी रैलियां भी हुई। Но по факту выборы, которые будут проводиться в марте месяце, они превратились в фарс, так как кроме кандидата Путина, других оппозиционных кандидатов, настоящих оппозиционных кандидатов, ЦИК не зарегистрировал. Мы официально заявляем не только протест, если власть продолжит эту вакханалию, то мы призываем граждан выйти на улицу и привести все в норму и порядок. ये सच है कि रूस के ज्यादातर लोगों के बीच पुतिन की छवि एक हीरो की है। लोग उन्हें एक मजबूत नेता मानते हैं, जिसने सीरियाई गृह युद्ध में निर्णायक सैन्य हस्तक्षेप किया, जिसने दुनिया में रूस के दबदबे को फिर से जिंदा कर दिया है। यूक्रेन से क्रीमिया को अलग किए जाने का श्रेय भी लोग पुतिन को ही देते हैं। पुतिन अगर रूस में मार्च 2018 में होने वाला राष्ट्रपति चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं तो वो 2024 तक इस पद पर रहेंगे और जोसेफ स्टालिन के बाद इस पद पर सबसे ज्यादा समय तक बने रहने वाले रूसी नेता बन जाएंगे। इसमें संदेह किसी को नहीं कि आगे भी देश की कमान उन्हीं के हाथों में रहेगी, इसलिए आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उनके नेतृत्व पर बस मुहर भर लगना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दुनिया का पहला पैसेंजर ड्रोन। रंगों, आकारों और अनुभवों का विस्तार। यहाँ है दृश्य कलाओं का अनोखा संसार। देखिए भारत पहले अंतर्राष्ट्रीय कला मेले की झलकियां हर रोज सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। सीरिया में हिंसा खत्म करने की तमाम कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। दुनिया के तमाम देश सीरिया में शांति वापस लाने का दावा करते हैं, लेकिन जमीनी हालात बताते हैं कि ये दावे महज दावे हैं। हफ्ते दर हफ्ते मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। सीरिया में ना शांति लौट रही है और दर बदर भटक रहे सीरियाई नागरिक हर जगह नजर आ रहे हैं। आसमान से मौत बनकर बरसते गोले, गलियों में गोलियों की गूंज, सड़कों को रौंद रहे टैंक और बख्तरबंद, हर तरफ बिखरी लाशें और बदहवास होकर इधर उधर भागते लोग। सीरिया में मौत और हिंसा जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। 2011 से अब तक करीब 5 लाख लोग यहां मारे जा चुके हैं। 135 लाख सीरियाई नागरिक या तो बेघर हैं या बेवतन, और जो वतन में जिंदा हैं उन्हें हर पल मौत के साए में जीना है। हर तरफ मौत का बाजार गर्म है, क्योंकि न जंग थम रही है और न बंदूक थामे लोग पीछे हटने को तैयार हैं। हिंसा का शिकार बने लोगों की एक बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है। Well, the Commission of Inquiry has become very concerned by this escalation of violence and the impact that it's having on the civilian population. We have received several reports of civilians being killed and injured, and as a result, we are launching investigations into those incidents. फरवरी 2018 के पहले हफ्ते में करीब 200 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें सैनिक, आम नागरिक, औरतें और बच्चे शामिल हैं।
सीरिया विदेशी आतंकियों, स्थानीय विद्रोहियों के विदेशी सहयोगियों के अलावा वैश्विक और क्षेत्रीय देशों की आपसी खींचतान में शमशान बना जा रहा है। इस हफ्ते सरकारी सेनाओं पर अमेरिकी विमानों की बमबारी में 100 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर है। सरकारी और रूसी विमानों की बमबारी में विद्रोहियों और आतंकियों के अलावा करीब 35 आम नागरिक भी मारे गए हैं। सीरिया के कई शहरी इलाके सरकारी सेनाओं और विद्रोहियों के बीच संघर्ष का मैदान बने हुए हैं। These are densely populated areas with hundreds of thousands of civilians. In the case of Eastern Ghouta, over 1 million civilians in Idlib. You have mass displacements occurring as a result of this violence. It creates an environment in which that is ripe for human rights violations and the potential for war crimes to be committed. इधर उत्तरी सीरिया में तुर्की सेनाओं के हमले जारी हैं। तुर्की का दावा है कि उसकी कार्रवाई कुर्द विद्रोहियों के खिलाफ है। हालांकि तुर्की के हमलों का खामियाजा भी आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। इस बीच फ्रांस ने कहा है कि तुर्की और ईरान सीरिया में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। Il est violé par la Turquie, il est violé par le régime de Damas, il est violé aussi par l'Iran, il est violé par ceux qui attaquent la BTS, il est violé par ceux qui attaquent Idlib. Est-ce que nous sommes en train d'abandonner ceux qui ont combattu l'État islamique? Pas du tout. Il faut demain que à Genève le processus de transition politique se mette en place, sinon il n'y a pas d'issue. इस बीच उत्तरी सीरिया के हालात पर चर्चा करने के लिए तुर्की के विदेश मंत्री ईरान पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति हसन रूहानी और विदेश मंत्री जवाद जरीफ से मुलाकात की है। इधर अमेरिका ने एक बार फिर तुर्की से अपने रुख में नरमी लाने की बात कही है, लेकिन इस सब से सीरिया में शांति नहीं लौटने वाली। सीरिया में शांति के लिए जरूरी है कि वहां जंग में हिस्सा ले रही तमाम विदेशी ताकतें मुल्क छोड़कर जाएं और सीरियाई लोगों को अपने हाल पर छोड़ दें। सारा जहां के लिए जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। आइए अब आपको दिखाते हैं दुनिया का पहला पैसेंजर ड्रोन, जिसने 6 फरवरी को सफल उड़ान भरी। ई होंग नाम का ये चीनी ड्रोन 100 किलोग्राम तक वजन ले जा सकता है। क्या हो अगर आप रोज सुबह ऑफिस जाने के लिए अपने घर की छत से उड़ान भरें, या फिर अपने किसी परिचित को सलाम करते हुए उसकी खिड़की के सामने से गुजरें। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये मुमकिन है। चीन में ई होंग 184 ड्रोन के जरिए बस ये ड्रोन खरीदिए, सीट बेल्ट कसिए और काम पर चलिए। हालांकि ई होंग 184 ड्रोन के छोटे से केबिन में सिर्फ एक ही व्यक्ति के बैठने की जगह है। इसकी वजन उठाने की शक्ति 100 किलोग्राम है, यानी एक औसत साइज का व्यक्ति और थोड़ा सामान। ई होंग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। एक बार बिजली से चार्ज होने के बाद ये 23 मिनट तक उड़ान भर सकता है। हालांकि ये तेज हवाओं के लिए नहीं बना है। ई होंग विकसित करने वाली चीनी कंपनी ने व्यावसायिक इस्तेमाल से पहले इसे करीब 1 बार टेस्ट किया है। Kind of, help people to avoid the traffic on the ground. But also, in other applications, we can always think about, let's say, emergency rescue, or we can transport patients to the hospital, or we can do a tourism, fly from one island to the other. दरअसल ई होंग का विकास दुबई शहर में टैक्सी व्यवस्था के लिए किया गया है। दुबई प्रशासन ने पिछले साल शहर में स्वतः उड़ान भरने वाली टैक्सी के विकास के लिए ई होंग कंपनी से समझौता किया था। दुबई के बाद कंपनी का इरादा इसे दूसरे देशों तक ले जाने का है। हालांकि भारत में अभी कानूनन इस तरह का ड्रोन उड़ाना आम लोगों के लिए संभव नहीं है, लेकिन भविष्य में आप ऐसी किसी ड्रोन के मालिक हो सकते हैं। तो बस अपनी बारी का इंतजार कीजिए और तब तक अपने सपनों की उड़ान में पंख लगाने की कोशिशें करते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आखिर में देखिए खूबसूरत दुनिया की रंगीन हलचल, दुनिया रंग बिरंगी में। दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग शहर में विंटर ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है। ये 9 से 25 फरवरी तक चलेंगे। 92 देशों के खिलाड़ी अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। इस बार ये ओलंपिक कई मायनों में खास हो गया है। ध्रुव विरोधी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया एक ही झंडे के नीचे इस ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं।
जिसे दोनों देशों के बीच पैदा हुई कड़वाहट को कम करने का जरिया माना जा रहा है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की बहन और अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस भी उद्घाटन समारोह में मौजूद थे। 102 कैरेट का दुर्लभ सफेद डायमंड लंदन में बिकने के लिए तैयार है। इस महीने इस डायमंड के रिकॉर्ड कीमत पर नीलाम होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। एक बड़ी सी स्ट्रॉबेरी के आकार के सफेद हीरे को इस महीने लंदन के सोथबी की मार्केट में रखा जाएगा। 102 कैरेट वजनी ये हीरा 2013 में हांगकांग में 118 कैरेट के अंडाकार हीरे की तुलना में छोटा है, लेकिन उम्मीद है कि इसकी दुर्लभता और उच्च गुणवत्ता के कारण लोग इसकी बड़ी कीमत देने को तैयार हो जाएंगे। साल 2013 में पिंक स्टार नाम का शानदार गुलाबी हीरा 7 करोड़ 12 लाख डॉलर की रिकॉर्ड कीमत पर नीलाम हुआ था और इस हीरे की बिक्री ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में इन दिनों मशहूर कार्निवाल की धूम है। सांबो ड्रोमो नाम से मशहूर इस कार्निवाल में दुनिया भर से सांबा सिखाने वाले स्कूल भागीदारी करते हैं, लेकिन इस बार के कार्निवाल में रिकॉर्ड भी बन रहा है। ब्रिटिश डांसर समांथा फ्लोर्स रियो के सबसे बड़े सांबा स्कूल को लीड कर रही हैं। 78 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई विदेशी डांसर ब्राजील कार्निवाल स्कूल की अगुवाई कर रही हैं। 90 के दशक में म्यूजिक की दुनिया में राज करने वाला पॉप म्यूजिक गर्ल बैंड स्पाइस गर्ल्स ने एक बार फिर साथ आने का ऐलान किया है। 20 साल पहले जब ये मशहूर पॉप गर्ल बैंड बना था, इसने दुनिया भर में खूब धूम मचाई थी। स्पाइस गर्ल विक्टोरिया बेकहम दोबारा गाने से हमेशा इनकार करती रही, लेकिन इस ऐलान ने उनके फैंस को काफी खुश कर दिया है। स्पाइस गर्ल्स का कहना है कि दोबारा साथ आने और म्यूजिक के जरिए महिलाओं की आवाज और बुलंद करने का यही सही समय है। और इसी के साथ सारा जहां के इस हफ्ते के सफर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।